छत्तीसगढ़ की पाटन सीट हॉट सीट है, जबरदस्त चर्चाओं में है। क्यों? क्योंकि वहां से सीएम भूपेश बघेल मैदान में है, वहां से बीजेपी के उम्मीदवार विजय बघेल मैदान में है और अब अमित जोगी ने भी वहां से ताल ठोक दी। छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली पाटन में नया मोड़ आ गया है। पाटन विधानसभा में सीधी जंग सीएम भूपेश बघेल और दुर्ग सांसद विजय बघेल के बीच थी, लेकिन अचानक अमित जोगी ने नामांकन भरकर मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के नेता अमित जोगी ने कहा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ने चुनावी मैदान में आए हैं। मेरी लड़ाई भूपेश के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इधर नामांकन के दौरान सूबे के मौजूदा सीएम भूपेश बघेल ने दावा करते हुए कहा कि दुर्ग के किले को भेदना किसी के बस की बात नहीं है। दुर्ग किला भेदना आसान नहीं है, तो ये कांग्रेस का हमेशा कर रहा है। भरोसा तो केवल कांग्रेस पर है, कांग्रेस की सरकार पर है और सरकार के मुखिया भूपेश बघेल पर है। अमित जोगी की मां रेणु जोगी अपने पारंपरिक सीट कोंटा से फिर चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं पत्नी ऋचा जोगी दूसरी बार अकलतरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। अमित जोगी के चुनाव लड़ने पर जो सस्पेंस था, फिलहाल वो खत्म हो गया है। क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं? क्योंकि बिहार के सियासी हलकों में इसी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। देखिए रिपोर्ट। बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। खबरों के मुताबिक कार्यकर्ता चाहते हैं नीतीश कुमार प्रयागराज के फूलपुर से चुनाव लड़ें। हालांकि नीतीश कुमार इस बारे में अभी तक कुछ भी साफ नहीं किया है और न ही मीडिया में कोई बयान दिया। इधर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कहना है कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है, लेकिन फैसला तो नीतीश कुमार को करना है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है। अब इसी से समझिए कि जब उत्तर प्रदेश के लोगों की भावना ये है कि नीतीश कुमार जी का भारतीय जनता पार्टी को कहाँ वोट मिलने वाला हुआ, अभी समझ लीजिए। नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने तंज कसा है और इसे नीतीश की प्रेशर पॉलिटिक्स बताया है। अगर जाना हो तो वाराणसी जाएं, मोदी जी के साथ लड़ ले, तब लोग समझेगा कि नीतीश कुमार हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार बिहार से लोकसभा नहीं गए हैं। वो 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा में बतौर सांसद चुने गए थे। राजस्थान में एक तरफ कांग्रेस के लिए सत्ता में लौटने की आस है, दूसरी तरफ ईडी की फांस है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत इन दिनों मुश्किलों में हैं। राजस्थान में बढ़ती सियासी सरगर्मियों के बीच इन दिनों जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है सूबे के मुख्यमंत्री के बेटे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत का, जो इन दिनों ईडी की फांस में फंसे हुए हैं। ईडी ने देर शाम वैभव गहलोत से लगभग 7.5 घंटे लंबी पूछताछ की। हालांकि ईडी ने 16 नवंबर को वैभव गहलोत को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। लंबी पूछताछ इन्होंने करी है और मैंने मेरी तरफ से जो भी जवाब देने थे इनको दिए हैं, लिखित में भी दिए हैं। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे बीजेपी का खेल बताया। अशोक गहलोत ने कहा कि पॉलिटिकल माइलेज कैसे लिया जाए, ये बीजेपी बखूबी जानती है। जो कुछ हो रहा है पॉलिटिकल मैसेज जाए, पीसी प्रिंट के छापे पड़ गए हैं, मुख्यमंत्री के सन के ऊपर छापे पड़ गए हैं, उनको बुला लिया गया है, तो पॉलिटिकली कैसे माइलेज लें, उस काम को लगे में ईडी वाले। दरअसल बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने 9 जून को ईडी में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें अशोक गहलोत के व्यापारिक उपक्रमों के जरिए काले धन को सफेद करने का आरोप लगाया था। निवेश के बदले कमीशन का झांसा देने वाले और लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। ग्रेटर नोएडा का ये गिरोह है। अब ये नोटों की गड्डी की तरह दिखने वाले कागज का इस्तेमाल लोगों को ठगने के लिए किया करता था। इस बात का खुलासा हुआ, रिपोर्ट दिखाते हैं। गड्डी में ऊपर और नीचे असली नोट, बीच में सारे कागज। ग्रेटर नोएडा में कागज की गड्डी में ऊपर नीचे असली नोट रखकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस गैंग के 3 सदस्यों को पकड़ा है। एक बंडल में 10 अदद 500 के नोट की गड्डी थी। उन गड्डी को जब खोल करके देखा गया, ऊपर और नीचे के नोट जो हैं वो असली हैं। गिरोह के लोग ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों में छोटी कंपनियों और एनजीओ को निशाना बनाते थे। उन्हें कंपनी में निवेश के बदले 10% कमीशन का झांसा देते थे। कागज की गड्डी में ऊपर नीचे असली नोट लगाकर कमीशन के रूप में दे देते और फरार हो जाते थे। इसमें अभी के 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक व्यक्ति और है जो कि डीके कंपनी के नाम से फर्म चलाता था, लखनऊ का रहने वाला है। उसकी ये भी गिरफ्तारी केस है, हमारी टीम लगी हुई है। पुलिस ने गिरोह के पास से करीब 2.5 लाख कैश, असली नोट की तरह दिखने वाले कागज के नकली बंडल बरामद किए हैं।
पुलिस को गिरोह के पास से नोट गिनने की और नोट का बंडल बनाने की मशीन भी मिली है। मुंबई की पुरानी और मशहूर काली पीली टैक्सियां अब दिखाई नहीं देंगी। ऐसी सिर्फ 3 टैक्सियां प्रचलन में हैं और आज वो भी आज के बाद दिखाई नहीं देंगी। 60 सालों से मुंबई की सड़कों पर चलने वाली ये काली पीली टैक्सी आज के बाद से नहीं दिखाई देंगी। जिस तरीके डबल डेकर बस, लोकल ट्रेन मुंबई की पहचान है, उसी तरह ये टैक्सी अभी मुंबई की शान रही है। मुंबई की शान काली पीली प्रीमियर पद्मिनी जो है अब मुंबई की सड़कों से विदा होने जा रही है और मैं अब उसी प्रीमियर पद्मिनी गाड़ी में थी। आप जैसे कि देख सकते हैं ये इसलिए विदा होने जा रही है क्योंकि 20 साल से अधिक समय हो चुका है इस गाड़ी को। मुंबई में प्रीमियर पद्मिनी कंपनी की केवल 3 टैक्सियां हैं। टैक्सी मालिक लक्ष्मण वाल्वेकर का कहना है कि ये मुंबई की शान है और इसे पूरी तरह से मुंबई से मिटाना सही नहीं है। और अभी मुंबई में खरीद 3 ही गाड़ी बची है और 3 गाड़ी के लिए लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये गाड़ी कैंसिल मत करो। मुझे रोज पैसेंजर रोज बोलते हैं भाई ये हमारा पुराना यादें है, आप उसको यादें को मत तोड़ो। मुंबई में केवल 3 काली पीली टैक्सियां ही चल रही हैं। इनके मालिकों का कहना है कि सरकार 1 साल का समय दे दे जिससे रोजगार का दूसरा जरिया तलाशा जा सके। हालांकि अब इस टैक्सी को अलविदा कहने का समय आ गया है क्योंकि 20 साल तक एक टैक्सी को इस्तेमाल करने की समय सीमा होती है। विश्व कप में इस बार बहुत सारे उलटफेर हो रहे हैं और अफगानिस्तान ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया गया और इसके साथ ही अफगानिस्तान की ये तीसरी जीत है। इसकी रिपोर्ट आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आ रही हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का मौका है आज और इस खास मौके पर उन महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों भी सामने आ रहे हैं एक जिनके योगदान को पीएम मोदी गुजरात में मौजूद है। केवड़िया से ये तस्वीर आपके सामने और वहां पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का मौका 148वीं जयंती है विशिष्ट और गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। आज दूसरा दिन केवड़िया में उनकी मौजूदगी और वहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी कूटनीति के जरिए कॉन्फिडेंस और वहां पर नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीर आपके सामने है। इससे थोड़ी देर पहले आपने दिल्ली से तस्वीरें देखी थी जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नमन किया था और रन फॉर यूनिटी का आगाज किया। उसके बाद अब ये गुजरात के केवड़िया की तस्वीर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का मौका 31 अक्टूबर को सरदार पटेल का जन्म हुआ। 2014 से ही लगातार एकता दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस का मौका और सरदार पटेल को नमन करते हुए पीएम मोदी 2014 को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत पीएम मोदी ने की और उनकी मौजूदगी आज गुजरात में है। आज उनके गुजरात दौरे का दूसरा दिन केवड़िया वो पहुंचे और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित पीएम मोदी ने की। ये वहीं की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से पंक्तियों के जरिए हम लगातार उनके वक्तव्यों को पटेल जी ने देश को एकता के सूत्र में बांधा। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना था कुछ ही देर पहले। राजनीति के प्रखंड विद्वान थे और भारत की एकता के वास्तुकार कहे जाने वाले सरदार पटेल की जयंती का मौका है आज। पीएम मोदी उनको नमन कर रहे हैं। देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट के जरिए सरदार पटेल को पीएम ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा था उस पोस्ट में कि सरदार पटेल की जयंती पर हम उनकी अदम्य भावना, दूरदर्शिता और असाधारण समर्पण को याद करते हैं। ये पीएम ने ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि उन्होंने देश की नियति को आकार दिया। राष्ट्रीय एकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हमारा मार्गदर्शन करती है और हम सदा उनके ऋणी रहेंगे। ये पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया था। ये सीधी तस्वीर आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हम दिखा रहे थे। गुजरात के केवड़िया से पीएम मोदी का दौरा आज दूसरा दिन है। वहीं पर सरदार पटेल को नमन करते हुए पीएम मोदी को आपने देखा। जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इस मौके पर गुजरात के केवड़िया पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, सीधी लाइव तस्वीरें आपके सामने। सरदार को मोदी का नमन, ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से आज जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इससे पहले श्रद्धांजलि भी दी गई प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राष्ट्रीय एकता दिवस आज पूरा देश मना रहा है। दिल्ली में आपने देखा किस तरीके से रन फॉर यूनिटी की शुरुआत की गृह मंत्री अमित शाह ने और अब ये तस्वीरें हैं आपके सामने केवड़िया से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इन्हीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण करवाया गया था। राष्ट्र ध्वज रक्षा टोली के रूप में टोली की कमान लेकर आ रही हैं असिस्टेंट कमांडेंट अमनदीप कौर। राष्ट्र ध्वज के आगमन पर हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। तो ये कार्यक्रम की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से तैयारी वहां पर की गई है और इस वक्त भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो देखिए सलामी लेते हुए और परेड का आयोजन किया गया है। जो तमाम कैडेट्स वहां पर मौजूद हैं उनकी तरफ से ये स्पेशल कार्यक्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और आप ये देखिए तस्वीरें स्टैचू ऑफ यूनिटी को इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी 148वीं जयंती आज है और इस मौके पर आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन, लेकिन केवड़िया की ये तस्वीर जहां पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया। 2014 से पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाता है और आज भी उनकी जयंती के अवसर पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं केवड़िया से, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। गुजरात का केवड़िया, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। सरदार पटेल की 148वीं जयंती और इस मौके पर पूरे देश भर में एकता दिवस मनाया जा रहा है। कुछ ही देर पहले स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, यहां पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और उसके बाद अब ये विशेष कार्यक्रम जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। एवं कर्तव्यपरायणता की नई कहानी लिखने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कदम से कदम मिलाकर सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रही है हमारे जाबाज सिपाहियों की ये परेड। इस एकता परेड में सभी राज्यों के पुलिस बलों को सम्मिलित होने का अवसर मिले, इसलिए सभी राज्यों को 5 जोन में रखा गया है और हर जोन के एक एक राज्य इसमें शामिल हुए हैं। यह क्रम प्रति वर्ष चलता रहेगा। इस बार भारतवर्ष के तमाम राज्यों के 17 एनसीसी डायरेक्टोरेट से एनसीसी कैडेट भी इस परेड में शामिल है। इस परेड की कप्तानी करते हुए 2020 की बैच के युवा आईपीएस और वर्तमान के एएसपी दाहोद श्री कोरुकोंडा सिद्धार्थ। और अब सर्वप्रथम भारतीय पुलिस बलों के 54 ध्वजवाहकों का दस्ता परेड में सबसे अग्रसर। इस 54 ध्वजवाहकों के दस्ते की कमान संभालते हुए बीएसएफ के युवा अधिकारी श्री गुरप्रताप सिंह रंधावा, असिस्टेंट कमांडेंट। जीवन पर्यंत कर्तव्य की अवधारणा के साथ गर्व से आगे बढ़ता अब है सीमा सुरक्षा बल का यह दस्ता। 193 बटालियन तथा 2.5 लाख से भी ज्यादा कर्मियों के साथ विश्व का ये है सबसे बड़ा सीमा प्रहरी बल, जिसके कमांडेंट है रविंदर सिंह चौहान। और अब आंध्र प्रदेश सत्यमेव जयते के उद्घोष के साथ आ रहे हैं आंध्र पुलिस के ये दस्ते। नक्सलियों का मुंह तोड़ जवाब देकर राज्य में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध आंध्र प्रदेश पुलिस। अन्नम सुभाष डीवाईएसपी है इस दस्ते के कमांडेंट। और अब आ रहे हैं असम पुलिस, जनहित जन सेवार्थ के मंत्र से अपने कर्म को निभाने वाले। 10 मई 2022 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति कलर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित डीवाईएसपी पार्था प्रतिम दोबारा है इसके कमांडेंट। और अब छत्तीसगढ़ पुलिस बहादुरी, समर्पण एवं परित्राणाय साधुनाम के ध्येय वाक्य के साथ ओतप्रोत नक्सलवाद पर भी प्रभावी अंकुश लगाते हुए डीवाईएसपी अनूप कुमार लकड़ा है इस दस्ते के कमांडेंट। और अब हिमाचल प्रदेश प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित निर्भय, निष्पक्ष एवं सत्यनिष्ठ हिमाचल प्रदेश पुलिस, इस टुकड़ी की कमान संभाली है डीवाईएसपी संजीव गौतम ने।
तंत्रक्षणाय खलनी ग्रहणाय के आदर्श वाक्य के साथ कर्तव्यनिष्ठ महाराष्ट्र पुलिस का ये दस्ता, जो कि भारत देश की दूसरी सबसे बड़ी पुलिस बल है, और इस दस्ते की कमान संभाली है डीवाईएसपी संदेश नायक ने। और अब राष्ट्रीय कैडेट कोर, विश्व की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हिंदुस्तान के चारों कोनों से आए थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना के पुरुष और महिला कैडेट्स अर्धसैनिक और पुलिस बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। नेतृत्व कर रही हैं मिस रिया पटेल। ये शानदार परेड आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर पूरे भारत वर्ष को एकता का संदेश देते हुए और हम सभी की एकता एवं श्रेष्ठता की अनुभूति करवाते हुए, और अब परेड ग्राउंड के मध्य में अपनी बैंड की सुरावलियों से इन सिपाहियों के ये कदम से कदम मिलाते बीएसएफ और गुजरात। तो ये लाइव तस्वीरें आपने देखी, तमाम तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। कांग्रेस फिर से सत्ता में आने के लिए पूरी जी जान से जो रैलियां हैं वो कर रही है, तैयारियां कर रही है और फिर कुर्सी को हासिल करना चाहती है कांग्रेस। ऐसे में चुनाव की तैयारी कैसी है, एबीपी न्यूज से बातचीत की राज्य के डिप्टी सीएम टीएस सिंह ने। छत्तीसगढ़ की जनता के मन में मुख्यमंत्री पद के लिए सिर्फ 3 ही चेहरे हैं, जिनमें से टीएस सिंह देव हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। सर, तमाम नाम लिए जा रहे हैं, उसमें आपका नाम हर बार शामिल रहता है। आपको क्या लगता है कि मौका मिल सकता है? अगर मौका मिलने की स्थिति होगी, आप उसके लिए कोशिश अपनी पूरी करेंगे या पीछे रहेंगे और इंतज़ार करेंगे? जैसा आपने बोला कि अगर लोगों के मन में मेरे लिए ऐसा विचार है, तो मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े संतोष की बात है कि राजनीतिक जीवन के सफ़र में अगर उस दृष्टि से भी लोग देख रहे हैं तो मैं बनूं या ना बनूं, मुझे लगता है मैं बन गया। एक नॉर्मल मंत्री में और उप मुख्यमंत्री में कितना अंतर आ जाता है इसको राज्य को चलाने के मामले में? शून्य। कोई उसमें अधिकार नहीं होते उप मुख्यमंत्री को, प्रोटोकॉल होता है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ को अगर आप लें तो छत्तीसगढ़ की प्रोटोकॉल की जो लिस्ट है उसमें मुख्यमंत्री जी 8वें नंबर पे हैं, उप मुख्यमंत्री 13वें नंबर पे हैं और मंत्रीगण ये 15वें नंबर पे। तो ये प्रोटोकॉल रहता है। ये सब बातें निश्चित रूप से एक सीनियर लीडर होने के कारण सालती भी होंगी। क्या आला कमान से मौका आने पर ये सब बातें आप करेंगे, अपनी बात रखेंगे कम से कम? आला कमान को सब मालूम रहता है, उनसे कोई नई बात हो तो हम लोग करें। इसके पहले जब नेता प्रतिपक्ष की बात आई थी 2013 के चुनाव में, परिस्थिति ऐसी थी कि सारे सीनियर लीडर्स करीब करीब हार गए थे चुनाव, और नेता प्रतिपक्ष मेरा सेकेंडरी टर्म था, उम्र में सीनियर था, राजनीति में परिवार बहुत दिनों से था। उस समय मैंने भूपेश भाई से बात करके जरूर पहल की थी कि अपन इसके लिए कोशिश करें क्या। मुख्यमंत्री की जब बात आई 2018 के चुनाव के बाद में, तो 11 दिसंबर को तो मतगणना हुई। 13 तारीख को खबर आई कि दिल्ली हाजिर हुई ये 4 लोग। तो हम लोग की कोई पहल करने की ना तो स्कोप थी, ना कोई ऐसी मंशा थी। बुलाया गया, वो 4 में से मुख्यमंत्री चुनना था। ये हम लोग को स्पष्ट हो गया कि भाई 4 को बुलाया गया है, उनसे बातचीत होगी, पूछताछ होगी, तो 4 में से चुनना है। एक को चुना, भूपेश भाई को मुख्यमंत्री की जवाबदारी दी, हम लोग को मंत्री मंडल में मंत्री के रूप में शपथ राहुल जी की उपस्थिति में दिलाई गई और हम लोग काम करते रहे। वो 2.5 साल वाली जो बात है, बस उसने ही परेशानी में हम लोग को डाल दिया कि क्या है, कब होगा, नहीं होगा, कौन सी बात थी, क्या। तो बात ठीक है, ठीक है, बात असली बात ठीक है। इंडिया में तो बहुत थी, बाकी बंद दरवाजे हैं, और पार्टी ने जब उसके बारे में कुछ नहीं कहा तो मेरे लिए भी कहना उसमें उचित नहीं है। क्या आप अपनी बात ढंग से रख पाएंगे अगली बार के लिए? घर के बड़े के सामने बात रखने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? रखा है या नहीं अभी? रखा है कि नहीं अभी? कभी नहीं रखूंगा, क्योंकि वो जानते हैं मैं अगर उनके परिवार का हिस्सा हूं तो मैं उनको घर का मुखिया मान रहा हूं, वो घर का सदस्य मान रहे हैं, तो मेरे बारे में और घर के बारे में तो उनको सब मालूम है, बोलने की जरूरत। आप ये सीधी सी बात आप ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो,
उनको खुद से आपको मुख्यमंत्री पद के लिए कंसीडर करना चाहिए कम से कम अब? नहीं, बात में बहुत फर्क है। उनको मेरे को क्यों करना चाहिए? उनका तो पूरा परिवार है, वो पूरा देख के, पूरे परिदृश्य को देख के अपना निर्णय लेंगे। मैं कौन होता हूँ? तो फिर बात कैसे बनेगी? जैसे आप चर्चा कर रहे हैं, आपने कह दिया कि मेरा नाम चल रहा है, मेरे को तो नहीं मालूम, मेरे को तो नहीं मालूम कि मेरा नाम चल रहा है। आपने कहा कि 3 नाम चल रहे हैं, मैंने कोई ऐसा सर्वे नहीं देखा, मैंने कोई ऐसी चर्चा नहीं की। ठीक है, ये भी एक अच्छी रणनीति है, ये भी एक अच्छी रणनीति। तो अब ये बताइए कि अमित शाह लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि अब आप लोग इलेक्शन में हैं, पब्लिक वो ही सारी चीजें सुनती है और उस पर निर्णय लेती है। अमित शाह लगातार आरोप लगा रहे हैं कि घोटालों की सरकार है, शराब घोटाला से लेके कोयला घोटाला, गौठान घोटाला और महादेव ऐप, तमाम चीजों की लिस्ट है 10 से ज्यादा। किस तरीके से इसको आप लोग पब्लिक के बीच में जाकर के हैंडल कर रहे हैं? ये उनका पुराना अशोभनीय और गैर जिम्मेदाराना तरीका है। राहुल जी मिस्टर क्लीन को बोफोर्स उनकी मृत्यु के 10-12 साल बाद होता है कि उनके ऊपर कोई बात ही नहीं है। इस बार बीजेपी आपको लग रहा है कि थोड़ा मजबूत होकर के लड़ाई लड़ रही है, एक चुनौती बनी है? बेसिक वोट शेयर जो है मिनिमम, ये दोनों पार्टियों का कॉमन लगभग सेम। आप देखिए, आप कई चुनाव उतार के देख लीजिए, कोई 30 के नीचे नहीं गया। दोनों 32 मानिए, वो 34 हो गया, ज्यादा सीटें आ गई। वो 42, यानी मुकाबला काटेगा इस बार भी। हर बार उनकी उपस्थिति नगण्य किसी पार्टी की कभी रही नहीं है। मोदी जी से आपकी कभी बातचीत होती है? नहीं, मेरी कभी नहीं। तो ये जो फॉर्मल फंक्शंस हुए, उसमें हाल के दिनों में 2 इंसिडेंट मेरे को याद, जहां प्रणाम हुआ नजदीकी से, वरना वैसे नजदीक में उनके कभी नहीं आए। फाइनली छत्तीसगढ़ की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? मदद करिएगा, कांग्रेस की सरकार को फिर से 5 साल में काम करने के लिए दीजिएगा। काफी कुछ किया है और करने की मंशा है, सोच है, बातों को हम लोग रख भी रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू। कैमरामैन राजेश के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज,